नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के चालू मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते की कार्यवाही की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के साथ होनी है। 48 घंटे में यानी 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इसके लिए सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखने के लिए वक्ताओं की लिस्ट करीब करीब फाइनल कर दी है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर का नाम भी वक्ताओं की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत मंगलवार को होगी। राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बाकी मंत्री चर्चा में शामिल होंगे। दोनों ही सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होनी है। हालांकि इसके लिए विपक्ष के पास काफी सवाल हैं और सरकार अभी तक एक भी जवाब नहीं दे पाई है। ऑपरेशन सिंदूर और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान चल रहे हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं कर सकती और सरकार से कौन बोलेगा ये विपक्ष तय नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सारे मुद्दे हमने सुने और उस पर विचार करेंगे, लेकिन एक साथ सब पर चर्चा नहीं हो सकती है। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और अगले विषय के बारे में बाद में तय किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कब बोलना है ये विपक्ष तय नहीं कर सकता है। बता दें, विपक्ष लगातार पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बोलने की मांग कर रहा है और किरेन रिजिजू के बयान ने दिखा दिया है कि मोदी शायद बोलने से बच सकते हैं, जिसके बाद कुछ पत्रकारों का कहना है कि 48 घंटे में मोदी, शाह और राजनाथ के पीछे छुपेंगे क्या। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक कार्यक्रम में नए वकीलों को बहुत ही साफ और सख्त सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिना अनुभव के कोर्ट में बहस करना चाहता है और 6 महीने में मर्सिडीज या BMW कार चलाने का सपना देखता है तो उसे अपने इरादों पर फिर से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वकालत में आने वाले नए लोगों को पहले अनुभव हासिल करना चाहिए और किसी सीनियर वकील के अधीन रहकर काम सीखना चाहिए, जिसे आम भाषा में इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कहते हैं। गवई ने यह भी कहा कि कुछ नए वकीलों में घमंड आ जाता है। उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बार एक जूनियर वकील कोर्ट में उस समय बेहोश हो गया जब उसे जज ने डांट दिया। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि कुछ नए वकील अपने सीनियर को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते हैं। सीजेआई गवई ने ऐलान किया है कि जब वो इस साल नवंबर में रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो ज्यादा समय अपने गांव दरियापुर, अमरावती और नागपुर में बिताना चाहेंगे। मुख्य न्यायाधीश गवई ये बातें उस कार्यक्रम में कर रहे थे जो उनके पिता RS गवई की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। RS गवई केरल और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई गवई ने महाराष्ट्र के दरियापुर में न्यायपालिका, प्रशासन और अधिवक्ता समुदाय को एक बेहद सख्त लेकिन मूल्यवान संदेश दिया। चीफ जस्टिस गवई ने अपने संबोधन में कहा, ये कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। कुर्सी अगर सिर पर चढ़ गई तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। उनका यह बयान न्यायपालिका और प्रशासनिक पदों पर बैठे हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी की तरह था। शनिवार 26 जुलाई को कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की दोस्ती को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जिस मजबूत दोस्ती की बार बार बात करते हैं वो अब खोखली साबित हो रही है, खासकर जब अमेरिका हाल ही में पाकिस्तान को लगातार अहमियत दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की विदेश नीति की कमजोरी को उजागर कर दिया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 महीनों में भारत की कूटनीति की करारी हार 4 बातों से साफ दिखाई देती है। ये चारों तथ्य प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों के बड़े बड़े दावों को झूठा साबित करते हैं। जयराम रमेश ने 4 बड़े बिंदु गिनाए। उनमें ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप की दखलंदाजी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 25 बार ये कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से दखल दिया। दूसरा, पाकिस्तान को फेनोमेनल पार्टनर बताया गया। व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का स्वागत किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री की पाक उप प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। रमेश ने कहा कि चीन को क्लीन चिट देने की भारत भारी कीमत चुका रहा है। प्रधानमंत्री की उस क्लीन चिट की वजह से भारत को पहले ही भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब यही हाल अमेरिका के साथ उनकी कथित दोस्ती का है जो अब खोखली साबित हो रही है। बिहार के गया जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ के बोधगया थाना क्षेत्र के BMP 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रही एक युवती के साथ अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस चालक और तकनीशियन ने कथित तौर पर रेप किया। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 24 जुलाई को हुई, जब महिला दौड़ के दौरान बेहोश हो गई और उसे मौके पर खड़ी एक एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शिकायत के आधार पर एम्बुलेंस चालक विनय कुमार और तकनीशियन अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में नीतीश सरकार एक के बाद एक चुनावी पिटारा खोले जा रही है। तोहफों की झड़ी पर झड़ी लग रही है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लोगों को हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था। अब सीएम नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बिहार के पत्रकारों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को आदेश दिया गया है। द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी है जो बताती है कि कैसे बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के दौरान शादीशुदा महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच या उसके बाद पैदा हुई हैं। इन महिलाओं से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उनके मायके से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ना कि ससुराल से। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि शादी के बाद मायके के दस्तावेज मिलना मुश्किल होता है, खासकर जब माता पिता के पास खुद भी दस्तावेज ना हो। रिपोर्ट में अररिया की मुन्नी देवी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो 1 जनवरी 1991 को जन्मी हैं। अररिया जिले की रामघाट कोसकापुर पंचायत में रहती हैं और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की वोटर हैं। उनका मायका सुपौल जिले के शिवपुर ब्लॉक वार्ड नंबर 7 में है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता के पास कोई दस्तावेज नहीं है। उनके पति उमेश ऋषिदेव मजदूरी करते हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटी की पढ़ाई जीवनशाला में हो रही है और दूसरा गुजरात में मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले BLO उनके घर आए और आधार नंबर व मोबाइल नंबर लिया, लेकिन मुन्नी देवी को चिंता है कि जब दस्तावेज मांगे जाएंगे तो वो क्या करेंगी, क्योंकि मायके से कुछ मिल ही नहीं रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कटिहार की कंचन देवी 1987 के बाद जन्मी हैं और बरारी पंचायत बरारी विधानसभा क्षेत्र की निवासी हैं। उनका मायका कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फालका गांव में है। उन्होंने अपने पति के साथ BLO के पास जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा है। उनके माता पिता के पास भी कोई कागज नहीं है। पिता ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके बेटे महाराष्ट्र में काम करते हैं और घर पर कोई नहीं है जो फॉलो अप करे। उनके पति मजदूर हैं और खेती के मौसम में 300 रुपए रोज कमाते हैं, बाकी समय दिहाड़ी पर। कंचन देवी कहती हैं कि मैं 2010 से वोट डाल रही हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अब अचानक दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं? शादी के बाद कोई लड़की मायके के कागज लेकर नहीं आती है। ये लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? ऐसी ही दिक्कत बहुत ज्यादा महिलाओं को हो रही है। जिला सहरसा की सुमित्रा देवी भी इसी से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि वो मुसहर जाति से आती हैं और उनके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उनके पास सिर्फ अपना आधार कार्ड और पति हेरन सदा की पहचान है। वो परेशान है कि उन्हें मृत माता पिता का कौन सा दस्तावेज देना होगा। बता दें, चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को सिर्फ अपने जन्म तिथि और स्थान का सबूत देना है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने जन्म प्रमाण के साथ किसी एक माता पिता का दस्तावेज देना है। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना और दोनों माता पिता का जन्म स्थान और तिथि का प्रमाण देना है। अगर माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो बच्चों को उनके कागज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर को ये पता ही नहीं है कि उनके माता पिता का नाम उस लिस्ट में है या नहीं। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद अब देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर यानी मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव प्रक्रिया का पूरा संचालन करता है। नामांकन, जांच, वोटिंग और गिनती
सभी जिम्मेदारियां उसी के पास होती हैं। इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव की सारी जिम्मेदारी अब पीसी मोदी के हाथ में होगी। मालूम हो कि पीसी मोदी की नियुक्ति पहले भी विवादों में रही। नवंबर 2021 में जब उन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया था, तब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। उस समय के महासचिव पीपी के रामाचार्युलू को हटाकर पीसी मोदी को लाया गया था, जबकि रामाचार्युलू को नियुक्त हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। विपक्ष ने पूछा था कि आखिर कैसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी महासचिव को हटा दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था, ये फैसला हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। जब संसद का सत्र बुलाया जा चुका था तो इस तरह अचानक महासचिव को क्यों हटाया गया है, इसके पीछे की मंशा और उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा शुक्रवार 25 जुलाई की सुबह हुआ, जब बच्चे स्कूल की प्रार्थना सभा के लिए जमा हुए थे। इसी दौरान स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया। मारे गए बच्चों में सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 6 साल का था। अब इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हादसे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को स्कूल की हालत की पहले से शिकायतें थीं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और सवाल उठाए। भारत और मालदीव तकरार के बाद अब पास आ रहे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर का ऐलान किया। ये घोषणा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों के बाद हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। ये मोहम्मद मुइज़ू के रुख में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। कुछ समय पहले तक इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मुइज़ू अब सुधार की ओर दिखाई दे रहे हैं। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ओर से कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि देश की सेनाओं को हर समय साल के 365 दिन चौकन्ना और पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। जनरल चौहान ने कहा कि युद्ध में दूसरा स्थान नहीं होता, या तो आप जीतते हैं या हार जाते हैं। इसलिए हर सैन्य बल को हर समय तैयार रहना चाहिए और ऑपरेशनल तैयारियों का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है जो अभी भी चल रहा है। उन्होंने दोहराया कि हमारी तैयारियां 24 घंटे, 7 दिन और पूरे साल बहुत ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। CDS ने कहा कि अब युद्ध का तरीका बदल रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हमें केवल हथियार चलाने वाले सैनिकों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स, टेक्नोलॉजी वॉरियर्स और स्कॉलर वॉरियर्स की भी जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि आने वाला सैनिक सिर्फ बंदूक चलाने वाला नहीं होगा, बल्कि उसे जानकारी, तकनीक और बुद्धिमत्ता, इन तीनों का मास्टर होना पड़ेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी इस खूनी संघर्ष के बीच कंबोडिया ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि ने कहा है कि उनका देश थाईलैंड से बिना किसी शर्त के तत्काल युद्ध विराम यानी सीज फायर चाहता है। ये मांग ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच लगातार दूसरे दिन तोपों, मिसाइलों, जेट विमानों, टैंकों और सैनिकों के जरिए भीषण लड़ाई जारी है। इस बढ़ते तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शुक्रवार को इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलानी पड़ी। इस बंद कमरे में हुई बैठक में थाईलैंड और कंबोडिया दोनों को प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास पर आरोप लगाया है कि वह गजा में युद्ध रोकने के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहता है। इस बयान के साथ ही इजरायल की सरकार ने भी कहा है कि जब वार्ता फेल हो गई है तो अब बंधकों को छुड़ाने के लिए विकल्पों की खोज की जाएगी। बता दें, अमेरिका और इजरायल के अधिकारी कतर में हमास के साथ बातचीत कर रहे थे ताकि कोई संघर्ष विराम समझौता हो सके और जो लोग बंधक हैं उन्हें छोड़ा जा सके, लेकिन अब ये बातचीत अचानक टूट गई और ट्रंप ने शुक्रवार को बयान देते हुए कहा, ये बहुत बुरा हुआ। हमास वास्तव में कोई समझौता करना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता है वो मरना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि गजा में हर 3 में से लगभग एक व्यक्ति कई दिनों से बिना खाए रह रहा है।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक बयान जारी कर कहा कि कुपोषण बढ़ रहा है और 90,000 महिलाओं और बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है। एजेंसियों का मानना है कि गजा में इस हफ्ते भुखमरी और भी ज्यादा होने वाली है। गजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को कुपोषण से 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुपोषण से मरने वालों की कुल संख्या 122 हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.